हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुरमीत सिंह। मैं गुरमीत सिंह इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो ये हिस्ट्री की क्लास है। हमने हिस्ट्री में अपना सिंधु घाटी सभ्यता है ना से लेके या पूरा पाषाण काल से लेके सिंधु घाटी सभ्यता से होते हुए वैदिक काल है ना, वैदिक काल के दोनों ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा महाजनपद काल। ठीक है, तो आज का टॉपिक का नाम देख सकते हैं। जो टॉपिक है हमारा महाजनपद काल। तो ये महाजनपद काल कब से कब तक था या कब से माना जाता है महाजनपद काल? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी BC। ठीक है, ये तब से महाजनपद काल माना जाता है। अब देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जो ऋग्वैदिक काल में जन थे वो उत्तर वैदिक काल में क्या हो गए। जो कबीलों में लोग रहते थे उत्तर वैदिक काल में, उन्होंने एक क्षेत्र विशेष पे कब्जा कर लिया और वो अब जनपद कहलाए। क्योंकि जनपद का मूल अर्थ ही होता है कि जहाँ जो जन थे, जहाँ उन्होंने पैर रखा, मतलब जहाँ पे जिस क्षेत्र पे वो रहने लगे, स्थायी रूप से निवास करने लगे, वो क्या हो गए? जनपद हो गए। का जो नाम होता था वही नाम होता था जो राजा के कबीले का नाम होता था। ठीक है, तो ये जनपद था। तो ये हमने पिछली क्लास में हमने यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे हम लोग। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो महाजनपद कहलाएगा। ठीक है, जो महाजनपद, तो महाजनपद में क्या है? महाजनपद में क्या अंतर आया? देखिए, जो जनपद थे वो मैक्सिमम आर्य किधर से आए थे? उत्तर पश्चिम की तरफ से। तो जनपद काल जो उत्तर वैदिक काल था जनपद का, जिसमें जनपद बनने लगे थे, वो किधर से आरंभ हुए? पंजाब, ठीक है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी धीरे धीरे आने लगे थे और पश्चिमी बिहार में भी थोड़े थोड़े फैल गए थे। पर बहुत ज़्यादा जो उनकी बस्तियां थी वो स्थायी नहीं थी। पर महाजनपद काल आते आते, मतलब 600 BC आते आते क्या हुआ कि ये जो लोग थे स्थायी रूप से मतलब रहने लगे, अच्छी कृषि करने लगे यहाँ पे चीज़ों को। और यहाँ पे क्या होता था, जो यहाँ का मध्य गंगा क्षेत्र है, यहाँ पे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मिली उनको, जड़ोल मिट्टी मिली है ना, तो उत्पादक कार्य भी उनका बहुत अच्छा हुआ। प्लस जो हमारा आपने देखा होगा पश्चिमी वाला जो एरिया है हमारा, जो भारत में हम पश्चिमी एरिया की जिसकी बात कर रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे क्या था कि गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता था है ना। जो जलवायु थी वो गेहूं के अनुकूलित थी। पर जो मध्य गंगा मतलब इलाहाबाद से भागलपुर, बिहार के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होता था, ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी है ना, क्योंकि बाढ़, नदियों का डोमिनेंस ज़्यादा, बाढ़ ज़्यादा आती थी, जो जलोढ़ मिट्टी रहती थी। और यहाँ की जो जलवायु थी वो चावल के लिए ज़्यादा उपयुक्त थी है ना, चावल के लिए ज़्यादा अनुकूल थी। 3 चीज़ थी जिससे कि हमारा महाजनपद काल में उत्पादकता बढ़ी। पहली क्या थी? तो वो थी लोहे के उपकरण। पहली तो ये ठीक होगी। ठीक है, हम बता रहे हैं कि महाजनपद काल कैसे बना, कैसे स्टार्ट हुआ महाजनपद काल का। ठीक है, तो इस काल में 3 चीज़ें हुई। पहले तो लोहे के उपकरण हुए जिससे कृषि कार्य करने में या जंगलों की कटाई करने में आसानी हुई। दूसरा क्या है कि जो चावल है, चावल की रोपाई होने लगी। ठीक है, पहले जो चावल होते थे वो उनकी उत्पादकता इसलिए कम थी क्योंकि चावल के जो बीज होते थे उसको खेत में ऐसे डाल दिया जाता था। तो आपने भी देखा होगा कि चावल को अगर रोपाई ना करके ऐसे बीज डाल दो तो वो बहुत कम, उसकी उत्पादकता बहुत कम हो जाती है। ठीक है, पर इस काल में आते आते चावल की रोपाई होने लगी। ठीक, तीसरा क्या है कि जो पशुओं की बलियां थी, ठीक है, जो वो कम होने लगी, तो पशुओं की संख्या बढ़ गई। तो ये वो कारण है जिनकी वजह से महाजनपद काल में जो हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, जो मेन अर्थव्यवस्था क्या थी, वो कृषि थी। तो कृषि की जो उत्पादकता बढ़ने की ये मेन रीजन है। इससे फिर हम बात करेंगे कि
मैं आपको ये बता रहा हूँ कि महाजनपद काल बने कैसे, जनपद से महाजनपद काल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो जनपद काल थे वहाँ पे सिर्फ इतना जो कृषि का अधिशेष नहीं होता था, सिर्फ इतनी कृषि होती थी जिससे लोगों का जनजीवन चल जाता था। पर जो नए परिवर्तन हुए, नए परिवर्तन जैसे लोहे की अच्छे से उपकरण बनने लगे, ठीक है, चावल की रोपाई होने लगी, पशुओं की संख्या में वृद्धि होने लगी, तो इससे क्या होने लगा कि जो कृषि का तीनों से क्या हुआ, इन तीनों से क्या हुआ, कृषि का अधिशेष हो गया, ठीक है, कृषि की उत्पादकता में वृद्धि हो गई। ठीक है, तो जब कृषि की उत्पादकता में वृद्धि हो गई तो उससे क्या होने लगा कि व्यापार वाणिज्य, है ना, जिसके पास ज़्यादा अनाज था वो दूसरों के लिए अनाज उत्पादन करने लगे और दूसरे लोग कुछ नई नई चीज़ें बनाने लगे, जिससे व्यापार वाणिज्य बढ़ने लगा। ठीक है, तो और ऐसे बढ़ते बढ़ते एक महाजनपद बनने लगे। वो कैसे बने, क्या क्या उनके रीजन थे, है ना, वो हम अभी बताएंगे आपको। तो ये तो बस मैंने इतना बताया कि क्या क्या परिवर्तन हुए महाजनपद काल के, है ना, क्या क्या परिवर्तन आए। तो किससे जनपद काल के, कैसे जनपद काल, मतलब जो जनपद थे वो महाजनपद बने, कैसे बने। तो अब हम बात करेंगे जो महाजनपद काल के सोर्सों के बारे में। हम बेसिक बात करेंगे कि महाजनपद काल के सोर्स क्या हैं, कहाँ से पता चला कि महाजनपद काल भी मतलब ऐसे कुछ थे बहुत जो महाजनपद थे। तो सबसे पहले जो हमारे जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ में भी क्या जो उपनिषद थे उनमें क्या क्या किस चीज की चर्चा करी है, महाजनपद की चर्चा की है। ठीक है, दूसरा जो हमारे बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, तो इनमें क्या है उस काल के टाइम पीरियड के, उस टाइम पीरियड के महाजनपद की व्याख्या की गई है इन जो साहित्य ग्रंथों में। अब ये तो हो गए हमारे साहित्य ग्रंथ, ठीक है। अब साहित्य ग्रंथ और पुरातात्विक ग्रंथ जो है, साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं, अगर मैच करते हैं तो उस चीज़ को ज़्यादा ऑथेंटिक मान लेते हैं। ठीक है, तो जो जो साइट्स जो महाजनपद साहित्य स्रोतों में दिए गए हैं वो महाजनपदों की क्या है कि जो इतिहासकार होते हैं, जो पुरातात्विकविद होते हैं, उन्होंने वहाँ वो खुदाई करवाते हैं और वहाँ से वो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस काल के जो जहाँ जहाँ साहित्य में वर्णन हुआ है कि यहाँ यहाँ महाजनपद काल मतलब यहाँ यहाँ महाजनपद थे, तो उन स्थानों की खुदाई करवाई गई और उससे क्या मिले हमें, पुरातात्विक साक्ष्य। भाई देखो, अगर सिर्फ साहित्य में लिख दें तो उससे काम नहीं चलेगा ना, उसके पुरातात्विक वहाँ कुछ चीज़ें मिलनी चाहिए। चीज़ों में क्या होना कि चीज़ों में क्या होता है, जैसे कुछ वस्तुएं हो गई, है ना, धातु की या फिर मिट्टी की या फिर कैसे भी, घर हो गए, इमारतें हो गई, ठीक है, या बर्तन हो गए। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पुरातात्विक साक्ष्य। अब हम बात करेंगे जो वस्तुएं थी जो छोटी मोटी, जो हमें औजार मिले हैं लोहे के, तो उनका जो हम कार्बन 14 से जब एज निकालते हैं तो सेम एज निकलती है लगभग 500 से 600 BC के आसपास। इस टाइम के कुछ मिट्टी के भी, जो कच्ची मिट्टी की ईंटों के घर बनाए जाते हैं, वो भी हमें मिले हैं। इमारतों के नाम पे कुछ जो राजाओं के महल जो लकड़ी और पत्थरों से बने होते थे, उनके कुछ अवशेष मिले हैं। जैसे क्या पटना के पास एक जो चंद्रगुप्त मौर्य का एक जो खंडर टाइप का मिला, तो उसको मान लेते हैं कि ये जो इमारतों के ये कुछ अवशेष हैं। बर्तनों की अगर हम बात करें तो जो मृद भांड थे वो कैसे थे, तो वो NBPW थे, मतलब नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर। इसका हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, उत्तरी काले चित्रित मृद भांड।
ठीक है। तो ये क्या हो गए, जो बर्तनों के जो महाजनपद काल में जो बर्तनों के जो कैसे बर्तन मिले हमें, जो उत्तरी काले चित्रित मृद भांड, मतलब काले रंग के ये बर्तन होते हैं, ठीक है। इन्हीं के ऊपर पेंटिंग वगैरह की जाती है अलग अलग कलर से। तो जो मैक्सिमम जो बर्तन मिले हैं काले कलर के मिले हैं, और तभी से इसको एक अलग काल के रूप में मानते हैं कि ये महाजनपद काल है। जनपद काल या उत्तर वैदिक काल में कैसे बर्तन मिलते थे, आपको याद होगा कि धूसर मिलते थे, ठीक है। पेंटेड जो ग्रे होते थे, पेंटेड ग्रे वेयर, वो चित्रित धूसर मृदभांड होते थे उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल के बाद हमारा आता है महाजनपद काल। इसके बर्तन कैसे हैं, तो काले मतलब उत्तरी काले चित्रित मृदभांड, NBPB, नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर। तो ये याद रखने का, ठीक है। तो साहित्यिक साक्ष्य हो गए आपके, पुरातात्विक साक्ष्य हो गए। तो महाजनपद काल की जो कुछ विशेषताएं उनमें क्या था, मैं ऐसे बता देता हूँ ना लिख के, कि महाजनपद काल के टाइम पे लगभग 500 से 600 BC के आसपास जो लेखन साहित्य था वो स्टार्ट हो गया था। लिखने की कला जो भाषा थी, है ना, वो स्टार्ट हो गई थी इस टाइम पे। जो पांडुलिपियां हैं, किसी भी चीज़ पे जो लेखन का साहित्य था वो स्टार्ट हो गया था, ठीक है। इसी टाइम पे स्टार्ट हुआ, इससे पहले लेखन कार्य नहीं किया जाता था। सबसे पहले महाजनपद काल में जो भाषाओं की उत्पत्ति हुई, जो लेखन के साहित्य, जो साहित्य लिखे गए लिखित में, वो कब हुए, तो वो महाजनपद काल में हुए, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल था, उसमें समाज की मूल इकाई क्या थी, तो उसमें समाज की मूल इकाई क्या थी, परिवार या कुल था। पर यहाँ पे महाजनपद काल में जो मूल इकाई थी वो क्या थे, वो गांव थे। तो अब इस सीक्वेंस से समझना है आपको। महाजनपद काल में इसमें क्या, महाजनपद काल आते आते क्या हुआ कि लोगों ने स्थायी गांव बना लिए, बहुत सारे परिवार आके रहने लगे। ऐसा नहीं था कि सेम गोत्र के परिवार एक साथ रहेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। गांव में कुछ परिवार रहते थे, और ऐसा ये भी था कि वो चाहे सेम गोत्र के हों या ना हो, मतलब विषम गोत्रीय भी हो सकते हैं। तो ऐसे मिल मिल के क्या बनने लगे, गांव बनने लगे। प्लस दूसरा रीजन ये था कि जो जनपद काल में जो नाम रखा जाता था वो कबीले के नाम पे, क्षेत्र का जो नाम रखा जाता था वो कबीले के नाम पे रखा जाता था। पर महाजनपद काल में जो महाजनपदों का नाम रखा गया है वो जरूरी नहीं कि कबीले के नाम पे रखा गया हो, ठीक है। क्योंकि अब तो वो टोटल क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं ना, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो कोई भी राजा बन सकता था, ठीक है, अपनी शक्ति, अपनी प्रतिष्ठा के आधार पे। जिसका ज़्यादा वो हुआ, ऐसा नहीं कि सिर्फ कबीले के लोग ही राजा बनेंगे, एक ही गोत्र के लोग राजा बनेंगे, नहीं, अलग गोत्र के लोग भी राजा बन सकते थे महाजनपद काल में। तीसरा अंतर आया कि जो महाजनपद काल का जो क्षेत्र था और जनपद काल का जो क्षेत्र था, मतलब उत्तर वैदिक काल का, महाजनपद काल में क्षेत्र बढ़ता गया, पूरब की तरफ बढ़ता गया, जिसको आप आर्यावर्त बोलते हैं, वो बिहार की तरफ बढ़ता गया। तो उससे क्या हुआ कि जो खेती थी, ठीक है, जंगल काटते गए और खेती का डोमिनेंस बढ़ता गया, तो खेती में अधिशेष होने लगे। अब मैं बात करता हूँ कि अब मैं आपको बताता हूँ कि जनपद काल कैसे थे, जनपद काल और महाजनपद काल कैसे थे। तो मैंने आपको बताया कि जनपद काल कोई अच्छे से ऐसे नहीं था कि उनका बहुत अच्छा प्रतिमान था, कि उसमें कस्बे थे, नगर अलग थे, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ जहाँ राजा था वहीं कुछ लोग ऐसे थोड़ा बहुत, आप उसको नगर का रूप, कस्बे का रूप बोल सकते हो, बाकी सब गाँव थे। अभी उत्तर वैदिक काल में कोई गांव शहर ऐसा कुछ बंटवारा नहीं हुआ था, पर महाजनपद काल में जो समाज था वो गांव, नगर, कस्बे, है ना, ये निगम, नगर में, ये सब में बंट चुका था। वो मैं बताऊंगा कि क्यों बटा, कैसे बटा, स्ट्रक्चर क्या था। तो हम इसको महाजनपद काल बोलते क्यों हैं, जनपद काल से ये डिफरेंट कैसे है। तो इसकी जो राजनीतिक और भौगोलिक जो इकाइयाँ थी, ठीक है, राजनीतिक और भौगोलिक इकाई, मतलब राजनीति में जो हमारे जो शासक थे, है ना, व्यापारी थे, और ये तो राजनीतिक इकाइयाँ हो गई, शासक, व्यापारी, ब्राह्मण, ये सब जो पुरोहित थे।
प्लस जो भौगोलिक इकाइयाँ थी, जो गांव नगर है ना, इनके जो प्रतिमान थे, जो जनपद काल में जैसे ये दिखाई देते थे, महाजनपद काल में ये नए प्रतिमान के रूप में उभर के आए। ऐसा नहीं कि वो पहले की तरह सब सेम सेम लगता था, अब चीज़ें डिफरेंट हो गई। जो लोग पहले सेम तितर बितर रहते थे, अब कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर गाँव बनाया। गाँव जब अधिशेष होने लगे तो गाँव नगरों में कन्वर्ट होने लगे, कस्बों में, ठीक है, अर्धनगरीय में कन्वर्ट हुए, अर्धनगरीय नगरों में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो ये नए नए जो प्रतिमान सामने आए, इसी को हम बोलते हैं महाजनपद काल। जैसे हम बात करते हैं कि एक महाजनपद कैसा होता था, स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हम बात करते हैं कि मैंने आपको बताया कि महाजनपद में जो मूल इकाई होती है वो क्या होती है, गांव है। मान लीजिए ये कोई महाजनपद है, तो महाजनपद में एक मुख्य नगर होगा, ठीक है, मान लीजिए ये मुख्य नगर है और इसकी इकाइयाँ क्या हैं, वो ये छोटे छोटे गांव हैं। मूल इकाइयाँ जो हैं वो गांव हैं। उत्तर वैदिक काल ऋग्वैदिक काल में इकाइयाँ क्या थी, मूल इकाइयाँ वो परिवार या कुल थे, पर यहाँ पे क्या हो गए, वो गांव हो गए। तो ये गांव है। अब गांव भी 2-3 तरह के होते थे। ये गांव है, ठीक है, गांव के भी 3 टाइप के होते थे गांव भी। एक तो वो गांव होते थे जहां पे सिर्फ कृषि की जाती थी, ठीक है, सिर्फ कृषि, खेती की जाती थी, कृषि उत्पादन का कार्य किया जाता था। दूसरे जो गांव होते थे वो अर्धनगरीय होते थे, ठीक है। मान लीजिए ये तो गांव हो गया, ये एक गांव हो गया और एक ये गांव हो गया और एक ये गांव हो गया। 3 तरह के ऐसे गांव थे भाई। पूरा महाजनपद का, एक कोई भी जनपद का जो महाजनपद था, सपोज मैंने मगध को उठा लिया, तो ये मगध का एक स्ट्रक्चर हो गया। तो इसमें मूल इकाई मैंने बताया आपको गांव है। गांव भी कितने प्रकार के थे कि 3 प्रकार के थे। फर्स्ट प्रकार के मान लो जहां पे खेती होती है वो ये हो गया, ठीक है। दूसरे प्रकार का ये फर्स्ट हो गया। दूसरे प्रकार का जो अर्धनगरीय थे, अर्धनगरीय मतलब जो दूर दूर के गांव थे, एक गांव को ऐसा केंद्र बना दिया जहां की कनेक्टिविटी मुख्य नगर से हो, है ना, नगरों से कनेक्टिविटी अच्छे से हो। तो वो गांव क्या होता था, अर्धनगरीय की तरह काम करता था। मतलब उसमें खेती भी होती थी, जहां पे उसको जमीन मिल रहा है वो खेती भी करेगा, और प्लस जो दूसरे गांव के जो उत्पाद थे, जो अधिशेष उत्पाद थे, लोग यहाँ आके बेच देते थे, ठीक है, इस वाले गांव में। इसको क्या बोलेंगे, ये होती है 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर का गांव। एक ये हो गया 2 नंबर का गांव, ये हो गया अर्धनगरीय। तीसरा गांव क्या हो गया, तीसरा ये मान लीजिए जो सीमांत गांव थे। सीमांत मतलब जो महाजनपद काल की सीमा के बिल्कुल अंत में आते थे, जंगलों से मिले हुए। ये लोग अभी भी बहुत ज़्यादा कृषि वगैरह नहीं करते थे, ये भी अभी जानवरों का शिकार वगैरह या फिर जो जंगल के उत्पाद हैं उन्हीं पर ज़्यादातर डिपेंड रहते थे, ठीक है। ये बहुत कम होते थे। सबसे ज़्यादा जो गाँव होते थे वो ये वाले होते थे, 1 नंबर वाले, मैक्सिमम गाँव। तो गांव के ये प्रकार हो गए। अब कोई उत्पाद यहाँ होगा 1 नंबर गांव में, तो वो उत्पाद को बेचने जाएगा 2 नंबर में, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर की कनेक्टिविटी नगर से है, जो मुख्य नगर है उससे है कनेक्टिविटी, और जो 1 नंबर की इसकी नहीं है। तो ये आते थे यहाँ पे अपना उत्पाद बेचने, और यहाँ की कनेक्टिविटी से मुख्य नगर में इनका जो उत्पाद थे वो चले जाते थे, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ कि अभी जो व्यापार वाणिज्य कैसे उत्पन्न हुआ मैं वो बता रहा हूँ। तो इसी से हम बता सकते हैं। तो गांव का आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है, ये है हमारा नगर, ठीक है, जो बीच वाला मेन नगर है। तो नगर में क्या होता था, ये नगर है, नगर में 2 चीज होती थी, एक तो व्यापार वाणिज्य, दूसरा प्रशासन। तो इस काल में जो राजा थे, ठीक है, जो राजा थे जो अपना शासन प्रशासन चलाते थे, वो कहाँ से चलाते थे, वो नगरों से ही चलाते थे। राजा नगरों में ही रहते थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई जाके राजा गांव में रहने लगा, नहीं। तो राजा कहाँ रहता था, वो नगरों में रहता था। प्लस नगर में जो क्या होता था, जो व्यापारी वर्ग था, वाणिज्यिक वर्ग था, वो भी कहाँ रहता था, नगरों में रहता था। क्यों, क्योंकि यहाँ से गाँव से क्या होता था, नगरों में जो खाने का जो सामान था वो आ जाता था। मान लीजिए कि जो नगर होते थे,
मैं आपको डिफरेंस ही बता देता हूँ कि नगर और गांव में डिफरेंस क्या होता है। अभी भी या तभी कभी भी जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। तो जो गांव होता है उसकी क्या होती है, मैक्सिमम आबादी 70 to 80% आबादी क्या होती है, जो उत्पादन का कृषि का उत्पादन कार्य करती है। ठीक है, 70 से 80% लोग खेती का कार्य करते हैं, कृषि उत्पादन का काम करते हैं। प्लस ये तो गांव की बात हो गई। और जो नगर को हम डिफाइन करेंगे वो कैसे होते हैं कि यहाँ के जो मैक्सिमम लोग होते हैं 70 to 80% क्या होते हैं कि गैर कृषि उत्पादक कार्यों में लगते हैं। ठीक है, जो ऐसे उत्पादन करते हैं जिनमें खेती वाले उत्पादन ना हो, मतलब वो कृषि नहीं करते। मैक्सिमम लोग 70 से 80% लोग खेती नहीं करते। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं हम, मतलब ऐसी जगह को क्या बोलते हैं, नगर बोलते हैं। अगर वो खेती का काम नहीं करते तो क्या करते हैं, तो वो शिल्पकारिता का काम करते हैं, व्यापार वाणिज्य का काम करते हैं। तो नगरों में क्या होती थी, शिल्पकारिता तो शिल्पी होते थे जो चीज़ों को बनाते थे, प्लस जो व्यापारी होते थे जो शिल्पियों द्वारा बनाई गई चीज़ों को दूर दूर क्षेत्र में लेके जाते थे। ठीक है, व्यापार करते थे अपना। तो इनको क्या बोलते हैं हम, ये होते थे नगर। तो जो गांव से कोई भी खाने की चीज़, जो गांव क्या होता था, खेती का सामान जो अनाज था वो नगरों तक पहुंचा देते थे। तो नगरों को खेती करने की कोई ज़रूरत थी नहीं, तो वो क्या करते थे, अलग अलग उत्पादन का काम करते थे। किसी ने औजार बना दिए, उपकरण बना दिए, ठीक है, आभूषण बना दिए, या जो खेती करने के लिए जो उपकरण लगेंगे लोहे के वो बना दिए। तो ये सब काम कहाँ होते थे, तो ये सब काम होते थे नगरों में। ठीक है, नगरों में। दूसरा काम क्या हुआ कि जो उन्होंने उत्पादन का काम किया, जो शिल्पकारी का काम किया, हथियार, औजार, आभूषण जो भी बनाया, उसको वाणिज्य मतलब दूर दूर तक जाकर बेचने का काम भी किनका होता था, नगरों का होता था। जो नगरों में लोग रहते थे, जो वणिक लोग रहते थे, व्यापारी लोग रहते थे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे नगरों का विकास हुआ। तो नगरों का विकास कैसे हुआ, जब खेती में वृद्धि हुई, खाने का सामान नगरों तक पहुंचा, नगरों के लोग दूसरे गांवों में लग गए, दूसरे काम जो भी थे उनके चीज़ें बनाने में, और जो चीज़ें बनी तो उनको बेचने के लिए दूर दूर जाने लगे। ठीक है, तो ये हो गया जो नगर का काम हो गया। प्लस तो इसी से जब दूर दूर बेचने जाने लगे, इसको क्या बोलते हैं हम, व्यापार वाणिज्य। ठीक है, और फिर अगर आप दूर दूर जा रहे हो तो जो व्यापार होगा, ऐसा तो है नहीं कि अब पहले की तरह जो पहले वस्तु विनिमय होता था कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दे दी जाती थी, तो अब ऐसा तो था नहीं। तो जो व्यापारी होते थे उन्होंने क्या किया इस काल में, अभी जब तक महाजनपद, बाद में बताऊंगा कि सिक्के पहले बाद में किसने स्टार्ट किए। तो शुरुआत में जो सिक्के स्टार्ट किए व्यापारियों ने स्टार्ट किए। ठीक है, जो व्यापारी होती थी उनकी एक श्रेणी होती थी। मान लीजिए कोई शिल्पी है, ठीक है, तो जो शिल्पी और जो व्यापारी होते थे, ठीक है, वणिक होते थे, ये अपने अपने संघ बना लेते थे। तो शिल्पियों के संघ अलग होते थे जिनको श्रेणी बोलते थे, और ऐसे ही वणिकों के भी संघ होते थे, उनको भी श्रेणी बोलते थे। तो हर श्रेणी का अपना सिक्का होता था। जैसे कुछ लोग, सपोज किसी ने आभूषण बनाए, ठीक है, सोने के आभूषण बनाए, तो सोने के आभूषण बनाने वाले जितने भी शिल्पी थे उन्होंने अपना एक संघ बना लिया कि हमारे संघ के लोग, हमारे वर्ग के लोग सोने के आभूषण बनाएंगे। वो अपने नियम कानून खुद बनाते थे, और राजा का काम होता था कि वो उनके नियम कानून में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्लस जो ये शिल्पी थे ये टैक्स देते थे राजा को, और उसके बदले में राजा उनकी जो श्रेणी थी, पूरा समूह था, संघ था शिल्पी लोगों का, उनकी सुरक्षा देता था। प्लस यही शिल्पी लोग शुरुआत में, अभी राजा ने सिक्के नहीं चलाए, शुरुआत में जो सिक्के चलाए इन्हीं शिल्पी लोगों ने अपने वस्तु को आदान प्रदान करने के लिए धातु के आहत मुद्रा जो चलाई थी, ठीक है, धातु के सिक्के, आहत मुद्रा, तो वो किसने चलाए, व्यापारियों ने चलाए। तो अभी मैं बात करता हूँ कि व्यापार वाणिज्य का महाजनपद काल में कैसे उदय हुआ। ये मैं लिख के आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया होगा कि नगर कैसे बने, कैसे व्यापार वाणिज्य हुआ। उसके आगे की मैं बात बता देता हूँ कि उसके आगे क्या क्या हुआ। जब व्यापार वाणिज्य हुआ तो व्यापारियों ने क्या किया, जो शिल्पी थे, ठीक है, दो तरह के लोग रहते थे। शिल्पी जो मतलब जो सामान बनाते हैं, कुछ भी औजार उपकरण जो भी बनाते हैं, प्लस वणिक, ठीक है। तो शिल्पी वो हो गए जो
औजार बनाते हैं दूसरे वणिक या व्यापारी वो लोग हो गए जो उन चीज़ों को दूसरे स्टेटों में जाके बेचते हैं, दूर दूर जाके क्षेत्रों में जाके बेचते हैं। तो इन्होंने क्या बनाए, अपने अलग अलग शिल्पियों का अलग संघ होता था और वणिकों का अलग संघ होता था। ठीक है, दोनों को पर बोलते क्या थे, श्रेणी बोलते थे। दोनों ने संघ बनाए जिन्हें श्रेणी बोला जाता था। शिल्पियों का जो संघ था वो श्रेणी, वणिकों का भी संघ था, मतलब एक श्रेणी बोला था। और जो एक श्रेणी का एक प्रमुख होता था, मुखिया होता था, जिसको श्रेष्ठिन बोलते थे, श्रेष्ठिन। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था जो श्रेणी में एक मुखिया होता था इसको श्रेष्ठिन बोलते थे। तो श्रेणी जो होते थे अपने नियम कानून खुद बनाती थी, राजा के नियम कानून से नहीं चलती थी, अपने नियम कानून खुद बनाती थी। और यही श्रेणियां राजा को टैक्स देती थी। ठीक है, और राजा उसके बदले, टैक्स के बदले इनको सुरक्षा प्रदान करता था। ठीक है, आने जाने के लिए। और वो क्या होता था, जो ये टैक्स देती थी, श्रेणियां जो टैक्स देती थी, जो कर देती थी, उसको क्या बोलते थे, चुंगी कर। ठीक है, ऐसा नहीं कि खेती के रूप में वो फसल के मतलब अनाज का कुछ टैक्स देने, नहीं, उसको क्या बोलते थे, चुंगी कर बोलते थे उसको, चुंगी कर। और इस चुंगी कर को ये क्या देती थी, राजा को चुंगी कर देते थे। और इस चुंगी कर को कौन वसूलता था, तो एक अधिकारी तो होता था जिसका नाम क्या होता था, सोलकिक। जिस अधिकारी को आप सोलकिक बोलते थे, ये क्या काम करता था, व्यापारियों से चुंगी वसूलता था, ये उसका अधिकारी था। तो ये हो गया अपन, इन्होंने ही सबसे पहले, देखिए व्यापार वाणिज्य अभी राजा नहीं चला रहा, कोई केंद्रीय शक्ति ने अभी कोई सिक्के नहीं उत्पादन किए, इन्हीं लोगों ने सबसे पहले जो सिक्के बनाए हैं ना, धातु मुद्रा, जिसको आप आहत सिक्के भी बोलेंगे, आहत। ठीक है, तो आहत सिक्के किसने बनाए, सबसे पहले किसने बनाए थे, कौन बनाया था आहत सिक्के, पहले ये जान लीजिए आहत सिक्के होते क्या हैं। तो आहत सिक्के होते हैं कि धातु का जो टुकड़ा होता है, धातु के टुकड़े पे ये श्रेणियां अपनी अपनी मोहर मारती थी। ठीक है, ठप्पा मार के अपनी निशानी बनाती थी। आकार में ये कैसे भी हो सकते थे, राउंड हो सकते थे, आयताकार हो सकते थे, वर्गाकार हो सकते थे। तो आहत सिक्के कई आकार के हो सकते थे। ठीक है, कई आकार के होते थे, हर श्रेणी अपना सिक्का बनाती थी। अब वो चांदी का भी बना सकती थी, तांबे का भी बना सकती थी। तो आहत इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ठप्पा मार के बनाए जाते थे, पंच मार्क, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पंच मार्क। ठीक है, तो पंच मार्क सिक्के थे। तो ये सबसे पहले व्यापारी चलाते थे, अपने हिसाब से चिन्ह बनाते थे। वो चिन्ह पेड़ों के हो सकते हैं, पशुओं के हो सकते हैं। ठीक है, हाथी, चीता, बाघ, जो भी नेचुरल चीज, जो भी उन्हें अच्छा लगेगा वो अपनी श्रेणी के हिसाब से सिक्के बना लेंगे। ठीक है, ठप्पा मार के बना लेंगे। आहत सिक्के किस चीज के होते थे, मैक्सिमम चांदी के। ठीक है, तो चांदी के सिक्कों का क्या क्या नाम था, एक चांदी के सिक्के शतमान हो गया और करसापण। तो इनमें जो शतमान था वो बड़ा सिक्का हो गया और करसापण थोड़ा छोटा सिक्का हो गया। दूसरे सिक्के की हम बात करें तो इसमें कुछ तांबे के भी सिक्के मिले हैं। तो तांबे के सिक्के में सबसे पहले काकड़ी हो गया। ठीक है, एक तांबे का सिक्का मिला जिसको आप बोलते हैं ना कि ये मतलब जो तांबे के सिक्के होते थे उसको क्या बोलते थे, काकड़ी बोलते थे। दूसरी हम बात करेंगे कि एक तांबे का सिक्का एक और होता था जिसको हम काकड़ी के अलावा मसाल भी बोलते हैं। ठीक है, मासाल, काकड़ी और मासाल। तो इन व्यापारियों ने, जो महाजनपद काल के व्यापारी थे, आहत सिक्के चलाए। राजा ने नहीं चलाए, व्यापारियों ने चलाए। उनमें चांदी के सिक्के थे और प्लस तांबे के सिक्के थे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। ऐसे महाजनपद काल का व्यापार वाणिज्य चलता था। अब हम बात करेंगे, मैंने आपको बता चुका हूँ कि गांव मतलब जो महाजनपद काल की मूल इकाई गांव थी। ठीक है, पहले मैंने आपको स्रोत बताए कि कौन कौन से महाजनपद काल के कौन कहाँ कहाँ वर्णन मिला है। तो बौद्ध ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में वर्णन मिला है। दूसरा, जो महाजनपद काल की मूल इकाई क्या थी, है ना, तो वो गांव थी। गांव कितने प्रकार के थे, कैसे कैसे काम करते थे,
कैसे गांव से शहरों मतलब अर्धनगर बने और अर्धनगर से जो नगर बने, नगरों ने कैसे डेवलपमेंट किया, कैसे उनका व्यापार वाणिज्य बढ़ा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो थी वो थी महाजनपद काल की। और व्यापार वाणिज्य बढ़ा तो वो व्यापार वाणिज्य कैसे हुआ, है ना। व्यापार वाणिज्य करने के लिए आहत सिक्के बनाए, प्लस इनका हिसाब किताब रखने के लिए, जो व्यापार वाणिज्य का हिसाब किताब रखने के लिए साहित्य लेखन, है ना, भाषा लेखन, जो भाषा का जो लिखने की जो कला थी वो इसी काल में सबसे पहले यहीं पे हुई। ठीक है, तो जो आप बोलेंगे जो नगरों का जो उदय हुआ, है ना, जो नगरीकरण हुआ वो महाजनपद काल में हुआ। ठीक है, इससे पहले कब हुआ था नगरीकरण? पहली बार नगरीकरण कब हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी नगर थे। उसके बीच में आपने ऋग्वेदिक काल पढ़ा, ताम्रपाषाण संस्कृतियां पढ़ी बहुत सारी, तो वहाँ पे कोई नगर नहीं था, है ना। उत्तर वैदिक काल पढ़ा, वहाँ पे कोई नगर नहीं था। तो जो नगरों का जो द्वितीय चरण था, है ना, जहाँ से नगर द्वारा से स्टार्ट हुए, वो कहाँ द्वितीय चरण किसको बोलते हैं? महाजनपद काल में नगरीकरण फिर से होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। तो ये हो गया आपका जो महाजनपद काल का नगरीकरण था। अब हम बात करेंगे कि जो साहित्यों में, ठीक है, साहित्यों में इन नगरों को किन किन नाम से पुकारा गया। जो जो साहित्य हैं हमारे, जैसे सपोज बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, है ना, ब्राह्मण साहित्य, तो जो जो उस टाइम पे लिखे, ऐसे तो है नहीं कि सबको नगर के नाम से बुलाया गया, तो सब साहित्यों में अलग अलग है। कुछ साहित्यों में इनको पुर बोला गया है। ठीक है, जो नगर हैं जिन्हें हम नगर बोल रहे हैं, कुछ साहित्य में इन्हें पुर बोला गया है, कुछ साहित्यों में इन्हें दुर्ग बोला गया है। ठीक है, कुछ में निगम और कुछ में नगर। जैसे जैसे इनका विकास होता गया, साहित्य भी उस टाइम जो जिस टाइम के साहित्य थे उसी नाम से इसको पुकारने लगे। जैसे हम पुर की बात करें सबसे पहले, तो पुर क्या होता था? ऋग्वेदिक काल में पुर किसको बोलते थे? जहाँ राजा रहता था उसको लकड़ी के एक बाड़ से, जहाँ या जानवर रहते थे लकड़ी के एक बाड़ से उसको घेर दिया जाता था, उसको पुर बोलते थे। पर महाजनपद काल में पुर क्या होता था? अभी भी पुर उसी को बोलते हैं कि जहाँ पे राजा रहता है ना, ठीक है, उसके आसपास कुछ लोग रहते हैं इकट्ठा हो गए, तो उसको क्या बोलते हैं? पुर बोलते हैं। ये पुर था। फिर इसके बाद जो दुर्ग था, वो दुर्ग क्या था कि जो राजधानी होती है राजा की, ठीक है, जो राजधानी होती है उस राजधानी को एक चार दीवारी से मतलब उसको घेर दिया जाता है, जो चार दीवारी सुरक्षा की दृष्टि से। तो अब जो था, जो राजधानी जो थी वो नॉर्मल, बाकी जितने भी गांव थे दोनों में डिफरेंस हो गया ना। सपोज एक राज्य है, पूरा महाजनपद है, उसके अंदर एक राजा जहाँ पे रहता है राजधानी हो गई, उस राजधानी को भी आपने किलेबंदी कर दी, चार दीवारी कर दी, तो बाकी लोगों से तो अब हट गया ना, वो शासन प्रशासन अंदर से ही चलता था। तो ये दुर्ग होता था। ठीक है, इसमें राजधानी होती थी, राजधानी को चार दीवारी से घेर दिया जाता था, तो वो क्या बन जाता था? दुर्ग बन जाता था। जैसे सबसे प्राचीन जो हमारा दुर्ग है, जिस भी राजधानी को सबसे पहले चार दीवारी से घेरा गया था, वो क्या था? मगध था। ठीक है, मगध ने अपनी राजधानी को सबसे पहले अपनी चार दीवारी से घेरा, तो वो क्या बन गया? दुर्ग हो गया। निगम क्या होते थे? निगम ऐसे स्थान होते थे जो जहाँ पे वस्तुओं का जो क्रय विक्रय किया जाता था। सपोज कुछ किसान वहाँ पे आए, कुछ लोग आए, कुछ वस्तुओं को उन्होंने खरीदा, ठीक है, और कुछ वस्तुओं को उन्होंने क्रय किया और कुछ को उन्होंने विक्रय किया। कुछ वस्तु देके चले गए, कुछ लेके चले गए। ठीक है, तो ऐसे स्थान क्या कहलाए? ऐसे स्थान क्या कहलाए? निगम कहलाए। ठीक है, चौथा आ गया नगर। नगर क्या? नगर में क्या जो आपको था, नगर में क्या होता था कि यहाँ पे जितने भी काम होते थे, निगम वाले काम, है ना, व्यापार वाणिज्य शिल्प कारीदा वाले सारे काम तो होते ही थे, प्लस यहाँ पे शासन प्रशासन भी यहीं से चलता था। मतलब निगम के सारे काम प्लस जो शासन प्रशासन था वो भी कहाँ से चलता था? नगर से। तो जब निगर में शासन प्रशासन के लोग आ गए तो उसको क्या कहने लगे? नगर कहने लगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका नगरीकरण। अब हम बात करेंगे कि इस काल के जो 16 महाजनपद हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। तो एक बार उनका हम नाम लिख लेते हैं, आपको बता देते हैं कि उनके सोर्स कहाँ हैं। तो उनके जो सोर्स हैं,
सबसे जो ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है महाजनपद काल का, जो सबसे 16 महाजनपद जिसमें दिए, तो वो बौद्ध धर्म का जो हमारा सुत्त पिटक है ना। सुत्त पिटक में जो अंगुत्तर निकाय है, तो उसमें 16 महाजनपदों का वर्णन है उस टाइम के, मतलब 500 से 600 BC ईसा पूर्व के जो BC का टाइम था, मैंने बोल ही दिया है। 500 से 600 BC के टाइम के जितने भी महाजनपद थे, तो उसमें अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का निकाय हुआ। कहाँ से सोर्स क्या है, स्रोत क्या है हमारे महाजनपदों का स्रोत क्या है, तो अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, ठीक है। अंगुत्तर निकाय प्लस जातक कथाएं, तो ये कहाँ की है, अंगुत्तर निकाय और जातक कथाएं कहाँ से ली गई है, ये किसका हिस्सा है, तो ये सुत्त पिटक का एक बौद्ध ग्रंथ है, सुत्त पिटक, ठीक है। सुत्त पिटक क्या है, तो सुत्त पिटक में जहाँ महात्मा बुद्ध ने जो आदेश उपदेश दिए हैं, है ना, ठीक है, जो सिद्धांत दिए वो कहाँ पे हैं, वो सुत्त पिटक में है। जो उन्होंने जिन्होंने जो बौद्ध धर्म थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक, ठीक है, वो सुत्त पिटक में है। उसी सुत्त पिटक का ही भाग है अंगुत्तर निकाय और जातक कथाएं। जातक कथाओं में क्या है कि बुद्ध के जो पूर्व जन्म था उसकी कथाएं हैं। जातक कथाएं में जो पूर्व जन्म की बातें थी, बुद्ध के जन्म से पहले वाला जो जन्म था, वो कथाएं कहाँ है, तो वो जातक कथाओं में, ठीक है। तो अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय से हमको ये कहाँ से मिलता है स्रोत, अंगुत्तर निकाय किसका स्रोत, 16 महाजनपदों का, 16 महाजनपदों का स्रोत, ठीक है। ये कहाँ से मिलता है आपको, अंगुत्तर निकाय और जातक कथा और सुत्त पिटक, ठीक है। अंगुत्तर निकाय और जातक कथा, ये किसका भाग है, सुत्त पिटक का भाग है। सुत्त पिटक क्या है, तो सुत्त पिटक में जो महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं, जो उन्होंने लोगों को दिए, वो किसमें, सुत्त पिटक में, ठीक है। पिटक भी 3 है, सुत्त पिटक है ना, और विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। तो ये अभिधम्म पिटक, ये सब मैं आपको बाद में आगे पढ़ाऊँ, जब बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगा। तो अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए। तो ये हो गया हमारे यहाँ से जो सबसे ऑथेंटिक महाजनपदों का क्या है, वो है अंगुत्तर निकाय। ऐसा नहीं कि इनका जिक्र किसी और ग्रंथों में नहीं हुआ है। जो भगवती सूत्र है जैन धर्म का, है ना, वहाँ पे जो महावीर की जिसमें जीवन की कहानी है भगवती सूत्र में, तो वहाँ पे भी 16 महाजनपदों का जिक्र हुआ है ना। तो 1-2 घट बढ़ के जिक्र सब में हुआ उस टाइम के जितने भी साहित्य हैं। तो सबसे ऑथेंटिक क्या है हमारा, अंगुत्तर निकाय। तो हम अगली क्लास में 16 महाजनपदों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि कहाँ कहाँ थे और कैसे कैसे इनका विकास हुआ। इस क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।